कैलकुलस मेथड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इतना तो सबको वैसे आना चाहिए। कैलकुलस मेथड में क्या क्या चीजें हम लोग करते हैं, सबसे पहले बेटा होता है v बराबर dx अपॉन कितना, और a बराबर होता है dv अपॉन कितना। हम एक्सेलरेशन को डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बी लिख, इज इट क्लियर। हम लोग जानते हैं तीन इक्वेशन, v बराबर u प्लस कितना, दूसरी इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, अगली जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, चौथी इक्वेशन एस एन एस इज इक्वल टू यू टी यू प्लस ए बाई टू एन प्लस प्लस या माइनस, बाकी चेक कर लेंगे एक बार, प्रूफ होने के बाद ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात। तो बेटा कैलकुलस मेथड में क्या क्या चीजें होती हैं जरा देख लेते हैं। हमको लाना है v बराबर u प्लस, तो सबसे पहले लेंगे a इज इक्वल टू डी वी अपॉन, तो डी वी इज इक्वल टू कितना हो गया, बोथ साइड क्या कर दोगे, ठीक है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी तो टाइम कितना, फाइनल वेलोसिटी तो टाइम कितना, तो ऑब्वियस बात है dv का v u से लेकर, ए डी टी का t u से लेकर, v माइनस ए टी माइनस, तो v माइनस यू इज इक्वल टू, तो v की वैल्यू u प्लस, आई होप बेटा क्लियर हो गई होगी, ठीक है बेटा। सेकंड इक्वेशन की बेटा बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको कैसे प्रूव कराया जाएगा, सबसे पहले v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन कितना, तो डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू कितना, डी एक्स इज इक्वल टू वी की जगह हम लोग कितना प्रूव कर आए हैं, u प्लस इंटू में बोथ साइड इंटीग्रेट u इंटू डी टी प्लस ए बाहर इंटीग्रेशन t इंटू टाइम जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम t डिस्प्लेसमेंट t। बोलो जी क्लियर, पक्का। यहीं पे मैं फोर्थ इक्वेशन भी प्रूफ करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, यहीं पे साइड में मैं फोर्थ इक्वेशन भी प्रूफ करते हुए चलूंगा। v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स बराबर v इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू में, और इंटीग्रेशन ले लो, डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन डी टी, ए बाहर इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी। बोलो जी क्लियर। यहाँ पे लेंगे हम लोग एस एन माइनस वन से लेकर, ठीक है, यहाँ लेंगे हम n माइनस वन से लेकर, n माइनस वन से लेकर n, लिमिट याद रखना, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, और यहाँ पर आप जीरो से लेके t, जीरो से लेके t, बट जीरो से लेके ये x जाएगी। बोलो जी क्लियर। यहाँ हो जाएगा हमारे पास x, जीरो से लेके x, ये हो जाएगा u, इसका t, जीरो से लेके t, a, इसका हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2, जीरो से लेके, क्लियर बेटा। इसको अगर आप देखोगे x का x हो जाएगा विच इज एस एन माइनस वन से लेके कहां तक, u डी टी का t हो जाएगा n माइनस वन से लेके कहां तक, प्लस मेरे बच्चे a, इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 n माइनस वन से लेकर n, ठीक है ना। इधर देखोगे बेटा आप तो अपर लिमिट लोअर लिमिट जीरो है, रखने का मतलब ही नहीं बनता, u फिर जीरो, a अपॉन 2 और ये टी स्क्वायर, दिस इज दी सेकेंड इक्वेशन आ गई। फोर्थ इक्वेशन देखो कैसे आएगी, विच इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a अपॉन 2 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं SNH, क्या बोलते हैं, दिस इज u n से n क्लीन बोल्ड प्लस का a अपॉन 2, एक बार लिख लोगे n a प्लस b, एक बार a माइनस का कितना b, n से n कट गया 2n प्लस वन, 2n प्लस वन, ठीक है। तो बेटा SNH कितना आ गया हमारे पास, u प्लस a अपॉन 2 ब्रैकेट में 2n प्लस कितना, तीनों इक्वेशन खत्म हो गई। मैंने थर्ड की जगह फोर्थ इक्वेशन साथ में करा दी, क्यों, क्योंकि सेकंड और फोर्थ ऑलमोस्ट सेम है, बस और सिर्फ चेंज है तो किसका, लिमिट का, बस लिमिट थोड़ी सी याद रखना, ठीक है। हम लोग फोर्थ इक्वेशन की जगह पहले चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। अगर आप लोग थर्ड इक्वेशन की बात करते हो तो थर्ड इक्वेशन में आपका ये हो जाता है कि v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, नो, a बराबर डी वी अपॉन डी टी इंटू में dx और इधर dx, बस छोटा सा गेम है ये, इस गेम को थोड़ा ध्यान रखना। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dx अपॉन dt को आप v लिख सकते हो, और ये dv अपॉन कितना चल रहा है dx उधर ले जाओ, a इंटू dx बराबर v इंटू कितना, बोथ साइड क्या कर दो
इनिशियल वेलोसिटी u, तो x कितना हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी v, तो ये कितना हो जाएगा x, तो विच इज a अपर लिमिट माइनस विच इज v स्क्वायर अपॉन u से लेकर, तो ये हो गया ax अपर लिमिट माइनस 2 उधर चले गया 2ax बराबर v स्क्वायर माइनस, दिस इज दी थर्ड इक्वेशन। क्लियर हो गए मेरे बच्चे? क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, किसकी तरफ चलते हैं हम लोग? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, इसी में बेटा मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों के फिगर बताऊंगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम ही लगती हैं, कंसेप्ट पूरा सेम रहता है, पर दोनों का लॉजिक थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ में क्या होता है कि आपके पास एक इस तरीके का वेक्टर होगा, एक इस तरीके का वेक्टर होगा। ठीक है, एक वेक्टर को आप ए वेक्टर मानोगे, एक वेक्टर को आप, बोलो जी क्लियर, और इसका जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो कितना होगा? आर वेक्टर। इस आर वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? विच इज वेक्टर ए प्लस कितना मेरे बच्चे? बोलो जी क्लियर। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है मेरे बच्चे, ध्यान से समझना, यहाँ पर कोई इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। कैसे वेक्टर्स होते हैं? मतलब एक वेक्टर ऐसे जाएगा तो एक वेक्टर ऐसा जाएगा। समझ गया बेटा बात को? यहाँ तो कोई है ही नहीं। ठीक है, अच्छा ये कहने आया है बेटा गेट खोल दे, कहने आया था वो गेट खोल दो, विशाल जाके गेट खोल दिया बेटा। ठीक है, और ठीक है बेटा, और इसका रिजल्टेंट ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो, तो ये इसका क्या होगा जरा बताओ? रिजल्टेंट। बोलो जी क्लियर। अब इसके जस्ट पैरेलल ये वाला वेक्टर होगा, इसके जस्ट पैरेलल ये वाला वेक्टर होगा। आई होप तो क्लियर हो गया होगा बेटा, समझ आ गई बात? अच्छा ये वेक्टर ए वेक्टर, तो ये वेक्टर ए प्लस कितना हो गया, ये वेक्टर भी, तो ये भी कितना हो गया। यहां से आप क्या ड्रॉ कर सकते हो? एक परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ कर सकते हो? एक परपेंडिकुलर। नाम दे सकते हो आप इसको ए, विच इज बी, दिस इज सी ना, पी क्यू आर एस मान लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। पी क्यू, इसको मान लो आर, इसको मान लो एस। बोलो जी क्लियर। अभी समझ नहीं आया? क्लियर। तो यहां पर कोई इनिशियल वेक्टर्स का यूज करते हैं और वहां पे सेम डायरेक्शनल वेक्टर्स का यूज करते हैं, बस इतना सा अंतर होता है, बाकी लॉजिक दोनों के सेम होता है। आप यहां पे क्या करोगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। वेरी गुड, दिस इज 90 डिग्री। इस ट्रायंगल का कोई नाम दे दो, इस ट्रायंगल का नाम दे दो टी, इसका नाम दे दो यू, इसका नाम दे दो वी, और इसका नाम दे दो आप एस। बोलो जी क्लियर। पक्का? अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो कैसे अप्लाई होगी? ध्यान से देखना। विच इज टी वी का स्क्वायर इज इक्वल टू टी एस का स्क्वायर प्लस एस वी का स्क्वायर। बोलो जी क्लियर। अगर इसको मैं देखूं तो ये कितना है? टी एस देखूं तो कितना है? टी एस ए वेक्टर और प्लस एस वी कितना है? पता नहीं है अभी, एस वी तो कुछ पता ही नहीं है। इसमें ये एंगल को कितना मान लोगे आप? कैसे निकालोगे थीटा बताओ? किस किस को पता है? हाँ चले जाते। किस किस को थीटा बताओ? सबसे पहले साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन, तो दिस इज साइन थीटा। परपेंडिकुलर बताओ, थीटा के सामने वाला एस वी। हाइपोटेन्यूज बताओ, बी वेक्टर, तो एस वी की वैल्यू कितनी आ गई? वी वेक्टर इंटू, मानोगे कि नहीं? अगर मैं कहूं बेटा कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन बेस, बता मेरे बच्चे कितना है, और ये वेक्टर कितना है, तो एस यू की वैल्यू कितनी आ गई? बी वेक्टर इंटू, ठीक बेटा, ये वाली वैल्यू अपनी यूएस की जगह और किसकी जगह रख दो? रख दो यार, अब मैं क्या बताऊं? वेक्टर ए यूएस की वैल्यू बता कितनी है बेटा? यूएस की, बी वेक्टर इंटू में एस वी की वैल्यू बताओ कितनी है? ये ए प्लस होगा बेटा, वेक्टर ए प्लस यूएस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, वेक्टर ए प्लस यूएस, ध्यान रखना। यूएस की वैल्यू कितनी थी? कॉस थीटा, प्लस एस वी की वैल्यू बताना बेटा, बी वेक्टर और साइन थीटा का, खोल दो बेटा स्क्वायर, खोल दे मेरे बच्चे। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू में कॉस थीटा, इसे खोलो बेटा, बी स्क्वायर इंटू में बेटा ये वाला और ये वाला आप एक साथ लिख लो, क्योंकि 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
तो विच इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, कॉमन ले लो तो ये बचेगा ब्रैकेट में कितना, कॉस स्क्वायर ए प्लस, प्लस का क्या बचा बेटा, और इनटू में बाबू ये कितना होता है, तो रिजल्टेंट हमारा कितना आ गया, मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, और इनटू में कितना मेरे बच्चे, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ऑल्सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ गए आप बात को। अगर मैं आपसे कहूं मेरे को मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए, तो मेरे बच्चे आप थीटा की जगह पे कितना रख देना पता है, आप थीटा की जगह पे रख देना कितने डिग्री, 0। इस सिचुएशन पे आप लोग को मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा जो कि होगा a प्लस कितना, ठीक है। टीचर आपसे कहता है मिनिमम रिजल्टेंट बताओ, तो मिनिमम रिजल्टेंट होगा वेक्टर a माइनस कितना, वेक्टर। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। दिस इज द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक आ सकता है डेरिवेशन, हम पक्का बोल, ठीक है। अब आ जाएगा हमारे पास प्रोजेक्टाइल। क्या आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल। देख जरा प्रोजेक्टाइल कैसे काम करता है, समझ में आ भी रहे हैं तुम लोगों के या नहीं आ रहे हैं, क्यों, है ना। एक क्विक रिवीजन से ये हो जाएगा क्लियर कि तुम लोग के काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप बेटा प्रोजेक्टाइल की बात करते हो, प्रोजेक्टाइल कैसे काम करता है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मान लो हमारा वंश खड़ा है और वंश किसी पर्टिकुलर चीज को इस तरीके से यहाँ से थ्रो करता है और वो यहाँ पे जाकर के गिरती है। ऑब्वियस बात है, ये होता है परपेंडिकुलर, सॉरी ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेंज। यहां से मेरे बच्चे जिस वेलोसिटी से इसने ये फेंका होगा वो वेलोसिटी होगी विच इज u। कितनी होगी बेटा, u। बोलो जी के लिए। ऑब्वियस बात है इसका बेटा जो जिस एंगल से इसने फेंका होगा उसको क्या बोलोगे आप, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट डिवाइड होंगे, बड़े ध्यान से समझना। एक होता है बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको बोलेंगे u cos, एक होता है बेटा इसके जस्ट 90 डिग्री पर वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम क्या बोलेंगे, u sin। इज इट क्लियर। अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने आपसे कहा यहाँ पे सबसे ऊंची हाइट कहाँ पे होगी, सबसे ज्यादा हाइट कहाँ पे होगी, तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको हाइट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं हम एच मैक्स। क्या बोलते हैं, एच मैक्स पे बेटा जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0। बोलो क्लियर है। यहां से यहां तक पहुंचने में इसको लगा समय, यहां से यहां तक आने में इसको लगा समय। बोलो जी क्लियर है, पक्का हो गए। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है जिसको हम रेंज का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, रेंज का। बोलो जी क्लियर। ये एक छोटा सा फिगर है जो डिफाइन करता है प्रोजेक्टाइल को, ठीक है। इसका अगर आप कर्वेचर देखो तो इसका कर्वेचर आपको पैराबोला दिखता है। कैसा दिखता है, वो दिखता है आपको कैसा, पैराबोला। बोलो जी क्लियर। पैराबोला की एक इक्वेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन बेटा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका जो कर्वेचर है, जो पाथ है, वो कैसा होगा बच्चा, पैराबोला। बोलो जी क्लियर। क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट चीज है, पक्का अच्छे से आ गया ये चीज। अब उसके बाद बेटा हम लोग एक चीज जानते हैं बहुत अच्छे से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना, डिस्टेंस अपॉन, मान लो टाइम t है, ये x है और स्पीड कितनी है उसकी, u cos थीटा कितनी है। बोलो जी क्लियर। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं। कौन सी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि कितनी होती है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt। लगा दो बेटा वैल्यू। h कौन सी एक्सिस में, कौन सी एक्सिस में है, u हो गया हमारे पास u साइन, टाइम कितना है हमारे पास, x अपॉन u cos थीटा। मानोगे ना बेटा बात को, पक्का। और प्लस मेरे बच्चे 1/2g, t की जगह x अपॉन u cos थीटा का, तो बाबूजी ये y, u से u, x साइन अपॉन cos, 1/2g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर। ये सब कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है ना, ना तो ये वैल्यू चेंज होगी, ना g चेंज होगा, ना u चेंज होगा, है ना ये चेंज होगा। ये सारी चीजें कैसी रह गई, तो y इज इक्वल टू x, इसको कांस्टेंट मानो, ये भी कांस्टेंट है 1/2, g भी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट, इसको कोई q मान लो और x स्क्वायर। ध्यान से देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बन गई। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब ये क्या होगी, पैराबोला। और अगर पैराबोला है तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। इज इट क्लियर, नहीं समझ में आया। अब हम लोग इसकी क्या निकाल लेते हैं, एच मैक्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा, एच मैक्स। देख एच मैक्स कैसे निकलती है, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी हाइट, मैक्सिमम हाइट। कौन सी हाइट,
मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, यहीं से फॉर्मूला लगाओ, एच इज, नहीं नहीं आप यहां से फॉर्मूला मत लगाओ, आप लगाओ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, बोलो जी क्लियर। मैक्सिमम ऊंचाई पर जाने पर वी कितनी है, ऊपर जाने पर उसकी वो कितनी है, वेरी गुड। जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे ग्रेविटी कैसी देखने को मिलेगी, जी अगेंस्ट दी ग्रेविटी वर्क हो रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क हो रहा है, यानी कि ग्रेविटी कैसी हो गई, और इसको क्या बोलोगे, ये हो गया, इसको इधर लेकर के आओ विच इज 2g h बराबर ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं एच मैक्स निकालो तो एच मैक्स कितना आ जाएगा, विच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में दिस इज दी व्हाट बच्चों, एच मैक्स। लेट क्लियर। टाइम की बात कर लेते हैं, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये लगा लें, ये नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे बताइए कौन सी, v बराबर u प्लस कौन सा बेटा, at, ये लगा सकते हैं, मतलब gt, एक ही जगह gt लगा लो। ऊपर जाने पर v कितना है, u ऊपर जाने पर माइनस का, तो अगर मैं कहूं आपसे gt1 कितना आया, तो t1 की वैल्यू u साइन थीटा अपॉन कितना, मानोगे। तो एक बात बताओ, यहां तक आने में समय लगा t1, यहां तक आने में लगा कितना t1, अगर ये u साइन थीटा अपॉन g है तो ये भी कितना होगा, u साइन, नहीं बेटा निगेटिव से मतलब थोड़ी होता, जीरो टाइम थोड़ी हो जाएगा, टाइम तो वैसे भी ऐड होगा ना। नहीं नहीं प्लस में तो होगी, लेकिन मेरे बच्चे टाइम तो उतना ही लगेगा, टाइम नेगेटिव में थोड़ी हो सकता है, टाइम तो बढ़ता ही जाए, सही है ना। तो जरा बताओ टोटल टाइम कितना हुआ, ध्यान से देख बेटा, u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि दोनों होंगे तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 लगेगा, तो ऑब्वियस बात है टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन कितना जी। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल की भाषा में इसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। साइंस के स्टूडेंटों इतनी चीजें याद रखो, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम लोग क्या, रेंज, क्या निकाल लेते हैं, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज को हम बेटा एक तरीके का डिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विच इज बच्चे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये देख लेना, बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। स्पीड आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा मन लगाओ तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप इधर वाली स्पीड देखो तो वो कितनी है, u cos, वेरी गुड, तो ये हो गया u cos थीटा, रटने की जरूरत नहीं है, टाइम अभी निकाला था 2u sin थीटा और अपॉन में g, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे कहूं r की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर 2u स्क्वायर कॉस थीटा और इनटू में, बोलो जी क्लियर। बायो वाले इतना याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बायो वाले इतना याद रख लो, लेकिन मैथ्स वाले एक कदम आगे जा सकते हैं। मैथ्स वाले इसको लिख सकते हैं, 2 तो हटाओ, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, बोलो जी क्लियर, पक्का। तो ये हो जाती है। अब बात आ जाती है मैक्सिमम रेंज की। जब नीरज चोपड़ा जेवलिन फेंकता है तो वो अपने दिमाग में क्या टारगेट रखता है, वो अपने दिमाग में टारगेट ये रखता है कि वो अगर नीचे सरफेस से 45 डिग्री का एंगल बना के चीज को फेंके, 45 डिग्री का एंगल बना के नीचे फेंके अगर, तो वो सबसे ज्यादा दूर गिरेगा, उससे ज्यादा दूर की डिस्टेंस नहीं होगा। तो यानी कि एंगल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ध्यान रखो। यहां पर आपको जो रेंज मिलती है वो कौन सी मिलती है, दिस इज द मैक्सिमम रेंज। नहीं समझे कि नहीं समझे, समझ गए। अगर ये मैक्सिमम रेंज है तो वहां पे आप रख सकते हो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन कितना मिलेगा, है ना, क्योंकि अगर आप जैसे 45 रखोगे, 45 टू या 90 हुआ, कितना हुआ 90, अगर ये 90 है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ऑब्वियस बात है r कितना मिला, यू स्क्वायर अपॉन कितना जी, क्लियर होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। ये हमारी कौन सी रेंज होगी जरा बताओ, दैट्स ऑल, खत्म। समझ गए बात को, कितना इजी था ये, समझ गए, क्लियर हो गई ये चीजें। तो इस तरीके से आप सारी चीजें निकाल सकते हो। उसके बाद बच्चे अगली चीज कौन सी आ जाती है, उसके बाद आ जाता है हम लोग के पास ये क्या बोलते हैं इसको, अरे वो तो छोड़ो, वो लिफ्ट, ठीक है। अब हम लोग के पास क्या आ जाती है, लिफ्ट। लिफ्ट के 3 केसेस होते हैं, तीनों केसेस को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। लिफ्ट के, रिपीट, लिफ्ट के 3 केस होते हैं, तीनों केस को अच्छे से समझना। पहला केस जब वो इक्विलिब्रियम पे हो, पहला केस जब वो इक्विलिब्रियम पे हो मींस रेस्ट पर हो, पहले केस में ये रेस्ट पर है,
दूसरे केस में ये ऊपर की ओर जा रही है, किस तरफ जा रही है, इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है, तीसरे केस में ये नीचे की तरफ आ रही है, इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ। बोलो जी क्लियर। अगर मैं कहूं यहां पर एक बंदा है तो वो इसको किस तरीके से फील करेगा, बोलो जी क्लियर। ऑब्वियस बात है इसकी रिएक्शन किस तरफ होगी और इसका वेट किस तरफ होगा, बोलो जी क्लियर है या नहीं। इस सिचुएशन पे ए कितना है, अगर ए 0 है तो ऑब्वियस बात है ऐसा देखा जाएगा जो रिएक्शन होगा वो टोटली किसके बराबर होगी। ये आर को हम बेटा रिजल्टेंट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्शन, या फिर इसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ठीक है बच्चा। इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर रिएक्शन लग रही है, नीचे mg लग रहा है, तो ऊपर दो चीजें एक्स्ट्रा लग रही हैं, एक तो r और साथ ही साथ उसके साथ ma, बोलो लग रहा है। और ये दोनों चीजें किसके बराबर हो रही हैं, नहीं समझे अभी आप बात को, तो इसको ऐसे लिख देते हैं r माइनस एम जी इज इक्वल टू ma। समझ गया ना बात को, इस तरीके से। वो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है ऊपर जाने पर, इसलिए वो पॉजिटिव का हो जाता है। तो r माइनस एम जी इज इक्वल टू कितना, ma। अब समझे ये कब है जरा बताओ, जब ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब कौन बड़ा हो जाएगा, जब ये नीचे की ओर जा रहा है तो mg बड़ा हो जाएगा, नहीं समझे अभी आप। तो mg ग्रेटर हो गया तो माइनस का कौन हो जाएगा, समझ तो गए हो गए अब बात को, नहीं समझे, क्लियर हो गई। तो ये चीजें बेटा हमारी कब के लिए हो जाएंगी, लिफ्ट के लिए। डेरिवेशन नहीं है इनके कोई, आप सोचो इनके डेरिवेशन है, डेरिवेशन कोई नहीं है इनका, यही इनका डेरिवेशन है, जिसमें आपको बस इतनी चीज को समझना है कि किस तरीके से ये काम करती है। आर फॉर बेटा रिएक्शन होती है, जैसे आप अगर खड़े हो तो ऑब्वियस बात है सरफेस के साथ आपके जस्ट 90 डिग्री ऊपर एक रिएक्शन जा रही होगी और आपका वेट नीचे को जा रहा होगा। ये दोनों अगर इक्विलिब्रियम में मींस इक्वल है तो ऑब्वियस बात है आप इक्विलिब्रियम मींस रेस्ट पर हो। और अगर आपकी बॉडी एक्सेलरेट करती है ऊपर या नीचे की तरफ तो ये जो वैल्यूज है वो वेरी करती है। वो वेरी कैसे करती है वो मैंने आपको बताया, आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया, ठीक है हटा दूं बेटा, क्लियर। हाँ नेक्स्ट मेरे बच्चे आ जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। कौन सा रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। हाँ बताओ, वही मुश्किल से 20 मिनट हुए, 4-5 डेरिवेशन निपट गए तुम्हारे, यही होता है यार बेटा। अगली चीज मैंने क्या बोली, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। ये ज्यादातर बेटा पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जब हम लोग ऐसी जगह पे मुड़ रहे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा इंक्लाइंड प्लेन होता है, तो वहां पर क्या करा जाता है कि जो एंगल होता है वो हल्का सा रोड का उठा दिया जाता है ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाए। आप समझ रहे हो। एक्चुअल में आप देखो, अगर आप इस तरीके की एक रोड पर जा रहे हो, इस तरीके की रोड पर जा रहे हो, तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो आपकी गाड़ी आगे की तरफ चल रही है वो ऐसी चलती चली जाएगी। ये क्या हो रहा है, आप मोड़ोगे भी तो पीछे से गाड़ी स्लिप हो जाएगी, नहीं समझे अभी आप बात को, है ना। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए कुछ गेम लगाए जाते हैं। तो वो गेम क्या होते हैं वो तुम लोग समझो। वो गेम ये होता है कि रोड को कुछ हल्का सा ऐसा कर दिया जाता है, आप समझ रहे हो, नहीं समझे अभी आप बात, समझ गए। कुछ समथिंग थीटा ले लिया जाता है, मतलब रोड अगर ऐसी ना हो करके रोड को अब ऐसा कर दिया जाता है ताकि जब गाड़ी को हम मोड़े तो सेंट्रीपिटल फोर्स बड़े आराम से लगे किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। एक फोर्स होता है बेटा जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल व्हाट बेटा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारे पास mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना। आई होप क्लियर हो गई होगी बात, नहीं हुई क्लियर। तो इसको किस तरीके से फिगर में कन्वर्ट करा जाता है जरा वो देख लो। मान लो हमारे पास ये रोड है और एक्चुअल में इस तरीके से इंक्लाइंट बन रहा है, यहां पर तुम्हारी एक गाड़ी है, बोलो जी क्लियर। ये हमारे पास एक गाड़ी है, गाड़ी मुझे बनानी नहीं आती है इसलिए थोड़ा सा जरा मुझे माफ करना, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये इस तरीके की गाड़ी है, ऑब्वियस बात है चाटा मार दूंगा मैं। यहाँ पे ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा। ये रिएक्शन है बेटा, ये सरफेस है तो सरफेस से जस्ट ऊपर कितना होगा, बोलो जी क्लियर। आर ले लो, आर, एन मत लो, एन तुम लोग नहीं जानते, ठीक है ना बेटा। नीचे की तरफ कौन होगा, बोलो जी क्लियर, पक्का ना। इसको इस तरफ कौन खींच रहा होगा, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा फोर्स खींच रहा होगा,
सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो जी क्लियर, ऐसा है या नहीं, अपने आप बोलो। तो इसका एक रिजल्टेंट भी होगा, ऑब्वियस बात है, एक इस तरीके से जाएगा और एक इस तरफ आएगा। अरे बोलो भैया, ये एंगल कितना बना रहा है, तो ये कौन सा होगा, आर कॉस, तो इधर होगा तो ये कौन सा होगा, अब समझे कि नहीं समझे, पक्का। अगर मेरे बच्चे यहां पर एक और थीटा बन रहा होगा, ये वाला थीटा जैसे बन रहा है, तो यहां की तरफ भी कंपोनेंट डिवाइड होंगे, तो वो कैसे होंगे जरा ध्यान से देखो। इसके लिए हम अलग ये बना देते हैं, कलर ले लेते हैं इसको। मैं यहाँ पे इसका एफबीडी डायग्राम बना देता हूं। एफबीडी को बोलते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसको मैं यहां बना देता हूं। देखो ये हमारे पास कौन है, हमारी कार। इस पे कार पे इधर क्या लग रही थी, रिएक्शन। बोलो जी क्लियर, पक्का। इस कार को इस तरफ कौन खींच रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स खींच रहा है। इस कार का एक कंपोनेंट ऊपर डिवाइड होगा, एक कंपोनेंट इस तरफ डिवाइड होगा। बोलो जी क्लियर, ऐसा है या फिर नहीं होगा, ऑब्वियस बात है। मैं कहूं अगर ये एंगल इसने कितना बनाया, थीटा, तो अपने आप बताओ ये वाला एंगल कितना, ये क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा। बोलो जी क्लियर, यस और नो। इस बॉडी का एक mg किस तरफ जा रहा होगा, ऑब्वियस बात है पीछे की ओर एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। अरे नहीं लग रहा होगा, फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा, ऑब्वियस बात है। फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट डिवाइड होंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन। तो इसका एक तो जाएगा कौन बेटा, एफ साइन थीटा, और नीचे की ओर कौन आएगा, एफ कौन सा, कॉस थीटा। अब बनाओ कौन सी इक्वेशन बनी, कौन कौन सी इक्वेशन बनी। एक क्या क्या बना, एफ mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा माइनस का, इसको इक्वेशन दोनों को डिवाइड करो, एफ सी यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन इनटू में इधर क्या बचा बेटा, एफ कॉस डिवाइडेड बाय बेटा कितना बचा, माइनस का एफ साइन, ये बेटा एम से एम, तो दिस इज वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू बराबर बेटा इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर देना बेटा, किससे, कॉस थीटा से। तो वैसे अपॉन में और एफ कॉस थीटा अपॉन में मेरे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, याद रखना। देखो आर कॉस थीटा से डिवाइड है, पक्का। आर कॉस थीटा से क्या कर देना, डिवाइड, और माइनस का एफ अपॉन आर। ये बताओ भाई क्या क्या घटा, आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, वी स्क्वायर अपॉन कितना बचा, साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हो, एफ अपॉन आर को म्यू लिख सकते हो, और कॉस से कॉस अपॉन में बेटा क्या बचा, 1 माइनस म्यू और इनटू में, तो बेटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी ब्रैकेट में म्यू प्लस अपॉन मेरे बच्चे 1 माइनस म्यू। लो भैया सही है मेरे बच्चे। यहां से बी स्क्वायर से आप स्क्वायर हटाओगे, यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो प्लीज बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, कर सकते हो तुम, आओ। बेटा इसको इक्वेशन थोड़ी सी देख लो, इसमें थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ दिमाग लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहती है बेटा ये चीज। देख सबसे पहले ऑब्वियस बात है, ये चीज समझ जाओ, समझ जाओगे। ये थीटा, यहां पे एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का नॉर्मल के साथ सबसे पहले एक एन, बोलो जी क्लियर, नीचे इसका क्या होगा, एम जी, बोलो जी क्लियर, क्लियर है। अब ऑब्वियस बात है सेंट्रीपिटल फोर्स इसको इधर खींच रहा होगा, इस तरफ खींच रहा होगा, तो ऑब्वियस बात है इसके पास भी दो फ्रिक्शन लग रहे होंगे, है ना। एक कंपोनेंट तो इसका ऊपर को जाएगा बेटा, ये आर ले लेना, मैं बार बार एन लिख देता हूं। ये मान लो हमारे पास कितना है, थीटा, तो ये कितना होगा, आर। तो ऑब्वियस बात है इस तरफ क्या लगेगा, आर, दो कंपोनेंट होगा ना, क्योंकि इसके साथ ये कितने डिग्री पे होगा। अब एक फ्रिक्शन भी काम कर रहा होगा इस पर, एक इसके साथ फ्रिक्शन भी काम कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन के कंपोनेंट क्या होगा, इधर को लगेगा तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। अरे भाई ऑब्जेक्ट आगे जाएगी तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, आप समझ रहे हो बात को। तो अब पीछे आगे तो इसमें हम दिखा नहीं सकते, इसलिए हम कहां पे दिखाएंगे, ये हमारे पास इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन लग रहा होगा, फ्रिक्शन। कौन सा था हमारे पास, तो नीचे की ओर कौन लग रहा होगा। अब समझ गए आप बात को, हॉरिजॉन्टल है, ये वाला थीटा जा रहा है इसके साथ, तो ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है। लो भैया तो बस क्वेश्चन बना,
बस इक्वेशन थोड़ी अच्छे से बनाना। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस, और दूसरी इक्वेशन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, आर कॉस थीटा ऊपर है, नीचे एम जी प्लस कौन, एफ साइन थीटा। अरे देखो ना, आर कॉस थीटा ऊपर, इक्वल में नीचे कौन कौन आया, एम जी और कौन आ रहा है, एफ साइन थीटा। बस एक कंपोनेंट याद रखना, बाकी तो सिंपल है, दोनों को डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद हमने किसके डिवाइड कर देना है, जरा बताओ, आर कॉस थीटा से डिवाइड कर देना है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक आध बार करोगे तो आ जाए। अगला बेटा कौन सा है इसमें, उसके बाद आ जाता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जहां पे हम लोग इलास्टिक कोलिजन देखते हैं। कौन सा कोलिजन है ना बेटा, इलास्टिक कोलिजन की बेटा एक खास बात होती है कि काइनेटिक एनर्जी उनकी कंजर्व रहती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। मान लो एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट टकराए, लेकिन उनकी टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेंगी। उनको आप लोग क्या बोल देते हो, जरा बताओ, इलास्टिक कोलिजन। प्लीज बेटा ये चीज याद रखना। लेट्स सपोज बच्चे, ये है ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये है m1 m2, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। आफ्टर टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी m1, ये v1, टकराने के बाद ये m2 और ये v2। मजे की बात ये कि m1 u1, m2 u2 और m1 v1 प्लस m2 v2 ये बराबर रहेगा। आप एक काम कर लो, m1 u1, m1 v1, m2 v2 माइनस m2 u2, बोलो जी क्लियर। यहां से आप m1 को क्या कर सकते हो, तो u1 माइनस m2 कॉमन ले लो, v2 माइनस, इक्वेशन कौन सी मान लो, ये a, बाकी आपका जो मन करे आप वो मानो, है ना। अकॉर्डिंग टू इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड तो यानी कि 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, बोलो जी क्लियर। ये वाले एक तरफ करो, 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 स्क्वायर, 1/2 m2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m2 u2, यहां से 1/2 m1 कॉमन बचा हमारे पास, u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, 1/2 m2 कॉमन विच इज v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, विच इज m1, ये हो गया u1 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का, a माइनस बी, और क्या लगा देंगे अब बेटा इसमें हम लोग, a प्लस बी, m1 विच इज u1 प्लस v1 एंड u1 माइनस ये बेटा m2, ये ऐसे अभी लिखा रहने दो, सही है ना बेटा। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, u1 माइनस u2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, प्लेस तो करना पड़ेगी, तभी हम लोग को एक टर्म में आंसर मिलेगा। तो ये हो गया m1, और या उसकी वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो, u1 प्लस v1, इसकी जगह बताओ कितना रख दें, m2, बहुत ध्यान से रखना, v2 माइनस u2 अपॉन में कितना, m1, बोलो जी क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। ये कितना हो गया m2, इसे ये लिख सकते हैं v2 प्लस एंड v2 माइनस, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, क्या बचा m1 m2, हाँ तो अभी काट रहे हैं सब काट रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये आ गया m1, मुझे बेटा इतने पास से दिख थोड़ी रहा है बेटा, वो हल्के हल्के जो चीजें दिखती जाएंगी वो करता जाऊंगा, बराबर m2 और v2 प्लस मेरे बच्चे m2 से m2, m1 से m1, तो क्या आ गया मेरे बच्चे u1 प्लस बराबर v2 प्लस, एक टर्म में वैल्यू निकाल लो, किसी की भी एक टर्म में वैल्यू निकाल लो, v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस का, जिस इक्वेशन में चाहो उस इक्वेशन में रख दो आप, और मैं तो कह रहा हूं इस इक्वेशन में रखो, कहां गया, इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू निकाल के इस वाली इक्वेशन में रख दो, v1 की जगह पे, v1 की जगह पे, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। देखो आप कैसे, देखो बहुत अच्छा डेरिवेशन है ये, 3-4 नंबर में आ सकता है ये, देखना बेटा कैसे, वहां रखो, खोला यार गेट, खोला, वो खुला रहने दो गेट यार, m1
U1 ऐसे ही रहेगा, V1 की जगह कितना रख दे बेटा, ये बड़े ध्यान से रखना, देखो V2 प्लस यू नहीं माइनस था बाहर, माइनस U2 और प्लस का U1, बोलो जी क्लियर, यही होगा ना, और इक्वल टू M2, V2 तो V2 ही रहेगा, U2 ही रहेगा, बोलो जी क्लियर, अभी तो कुछ चेंज नहीं होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, U1 माइनस V2 माइनस M2 V2 माइनस M2 U2, अंदर मल्टीप्लाई करो, 2M1 U1 M1 V2 कितना, M1 U2 बराबर M2 V2 M2 U2। एक चीज कोई अब देखो कॉमन, M2 वाला कौन सा है, ये M1 वाला है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, V2 वाले की, V2 निकालनी है ना, तो V2 वाला उधर लेकर आओ, ये वाला इधर लेकर आओ, 2M1 U1, बड़े ध्यान से करना, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है, ये इधर लेकर आओ, प्लस का M2 U2, बोलो जी क्लियर, ये इधर लेकर के आओ, बराबर M2 V2 प्लस का M1 V2, V2 क्या आ गया यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, U2, क्या बचा M1 माइनस, सही मेरे बच्चे, बराबर यहां से क्या कॉमन लिया था हम लोगों ने, V2, कितना कॉमन आया, M1 प्लस M2 से क्या कर देंगे इसको आप डिवाइड, तो 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस U2 और M1 माइनस डिवाइडेड बाय M1 प्लस, बराबर मेरे बच्चे, अरे भैया रे, ये भी हो गया सर मेरा बैंकिंग ऑफ रोड थोड़ा टाइम ले गया, हल्का था, ठीक है ना, देख लेना यार, ये चल तो रही है, डाल दूंगा ये नंबर। नेक्स्ट अगला बेटा आ जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, कौन सी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वैसे एक्चुअल में स्टेटमेंट पता है, द टोटल वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन, आई थिंक शायद यही कहता है ना, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, W इज इक्वल टू, ये होता है ma इंटू एक्स, एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन, यही होता है ना, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू m, एक ही जगह dv अपॉन, आपको पता है x को हमने क्या लिखा, और dx अपॉन dt को हम क्या बोल सकते हैं, विच इज v, और इनटू में बोथ साइड क्या कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेशन, जैसे मेरे बच्चे आप इंटीग्रेट करोगे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dwm इंटीग्रेशन v इंटू अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल रहे हो तो इसकी जगह पे u आ जाएगा, और यहाँ वर्क डन 0 आ जाएगा, ये v आ जाएगा, ये w आ जाएगा, और अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी और फाइनल वेलोसिटी v रहेगी, दोनों फॉर्मूले, दोनों डेरिवेशन सेम कंसेप्ट से होते हैं, समझ गए ना। अगर मान लो आपको काइनेटिक एनर्जी डिराइव करनी है तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानते हुए चलोगे, 0, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली होगी वो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगी, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा 1/2 mv², समझ पाए कि नहीं, तो जैसे दिस इज वर्क डन, इनिशियल मास v² अपॉन 2, u से लेकर v, w m अपॉन 2 a² माइनस, तो ये हो गई हमारे पास क्या, टोटल वर्क डन, ये हो गया m अपॉन 2 v² माइनस m अपॉन 2 u², तो w नेट हो गया हमारे पास, दिस इज kf माइनस का कितना, समझे नहीं समझे, क्लियर हो गई, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगला बेटा जो डेरिवेशन आ जाता है हम लोग के पास, वो आ जाता है ओमेगा में वेलोसिटीज के बीच रिलेशन,
जैसे हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, वैसे ही ओमेगा इज इक्वल टू लिखा जाता है d थीटा अपॉन, जैसे हम a बराबर लिखते हैं dv अपॉन dt, वैसे ही हम लोग अल्फा बराबर लिखते हैं d ओमेगा अपॉन, वेयर ये ओमेगा क्या होता है, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। आप समझ रहे हैं बात को? ये जो एंगुलर वेलोसिटीज होती हैं उनके बीच रिलेशन होता है, ठीक है। और थीटा जो होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझे अभी बात को? समझे कि नहीं समझे? अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? जैसे सबसे पहली चीज हम लोग के पास होती है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन कितना, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू कितना आ गया, बोथ साइड क्या कर दो, तो अल्फा इंटू कितना हो गया, समझे ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट टाइम कितना, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा और टाइम कितना, तो डी ओमेगा का कितना आ गया, ओमेगा ओमेगा नॉट से लेके कितना, अल्फा इंटू टी माइनस कितना, अपर लिमिट माइनस बराबर अल्फा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। अगले इक्वेशन में क्या हो जाएगा, जैसे तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन, इसकी जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी। तो बेटा डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डी थीटा इज इक्वल टू, बेटा ओमेगा की जगह आप कितना लेकर के आए थे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। बेटा इंटीग्रेट कर दो, बोलो नहीं, ये इंटीग्रेट कर दो, अल्फा इंटू टी इंटू, तो ये हो गया बेटा कितना, थीटा, और टाइम जीरो ही रहता है, ओमेगा नॉट टाइम टी अल्फा टी स्क्वायर अपॉन कितना, बोलो जी क्लियर। ये भी आ गई। ये सब, ये कोई डेरिवेशन आपको पक्का मिल जाना है, आप ये लगा लो। नेक्स्ट है बेटा क्या था, ओमेगा नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, और अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। आप क्या करो, डी थीटा से इधर और डी थीटा से इधर क्या कर दो, तो डी थीटा अपॉन इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, और डी ओमेगा अपॉन कितना, ये उधर ले जाओ, तो अल्फा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू, बोथ साइड क्या कर दो आप, इंटीग्रेट, ये जीरो तो ये कितना, ये थीटा तो ये कितना, अल्फा इंटू डी थीटा का थीटा जीरो से लेके थीटा, इसका ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, और ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा, ओमेगा उधर लेकर के चले, 2 उधर लेकर के चले जाओ, तो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। क्या चीज नहीं आया समझ में? ये 3 इक्वेशन होती है, ये एंगुलर मोशन की होती हैं, समझ गए बात को, जहां पे हमारा ओमेगा आ जाता है। अब भी नहीं समझे? समझ गए? नेक्स्ट हम लोग के पास आ जाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या कहता है, ये देखो सबसे पहले लगती कहां पर है वो समझ लो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे लगती है। कहां लगती है? एमओआई पे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ व्हाट बच्चा, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई भी टीचर आपसे कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आप मस्त तरीके से कह सकते हैं आई बराबर एम आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दो तरीकों से लगाया जा सकता है, एक लगाया जा सकता है परपेंडिकुलर एक्सिस पर, एक लगाया जा सकता है पैरेलल एक्सिस पर। मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे, जैसे आप ऐसे करके समझो, लेट सपोज आपके पास कोई इस तरीके का एक पिंड है, मींस एक कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी है, आप इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ क्या देखना चाह रहे हो, रोटेशन। इसको लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बोलो क्लियर है? लेकिन लेट सपोज हमारे पास एक कोई सरफेस है, हम उसके टेंजेंशियल यानी कि उसके पैरेलल ये चीज देखना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को, कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तब हम लोग यूज करते हैं उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समझ गए? नहीं समझे? दोनों का कॉन्सेप्ट छोटा छोटा सा अलग है, बस उसको समझना है, आनी पक्का है।
हम गारंटी से कह रहे हैं आनी पक्का। पैरेलल एक्सेस थ्योरम तो पक्का आनी है, हाँ बेला, क्योंकि उसमें एक लॉजिक काम करता है वहां पर। तो देख लेते हैं क्या होता है ये, समझ में आए भी तुम लोगों के कि नहीं? जी भैया, जी भैया, जी भैया, जी भैया, जी भैया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या रख दिया, एक पॉइंट। ठीक है, जो इससे कितनी दूरी पर है, जो इससे एक्स डिस्टेंस दूरी पर है, कितने डिस्टेंस दूरी पर है, और इससे कितना डिस्टेंस दूरी पर है, और सेंटर से कितना डिस्टेंस दूरी पर है। बोलो जी क्लियर। यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है विच इज व्हाट, क्लियर, पक्का मेरे बच्चे। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट देखें तो वो कितना होगा, आई एक्स विच इज एक्स आर एक्स एम स्क्वायर, कितना मेरे बच्चे। अगर मैं रिजल्टेंट निकाल लू तो रिजल्टेंट कितना आएगा, पहले आप वो देख लो। रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस कितना, आई बताओ कितना होता है, आई होता है हमारे पास एम और कितना, तो आई इज इक्वल टू एम, आर स्क्वायर की जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना, और इस पूरे का रूट हटाओगे ये हटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस, समझे कि नहीं। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, एम एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बोलेंगे, इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बोलेंगे, दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कितना आसान थी, कितनी आसान कर दी है। एक्चुअल में ये देखो, तुम लोग को लग रहा होगा भैया ने पाइथागोरस कैसे लगा दी। अबे यार एक चीज देखो, ये इस तरफ थोड़ी है, ये तो देखा जाए तो है तो ये सामने, तो एक दूसरे के साथ ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर पे है ना, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर पे तो अगर ये एक्स तो ये एक्स नहीं होगा, तो ये 90 डिग्री नहीं होगा। तो अगर ये 90 डिग्री से निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, है ना। ये 90 डिग्री पे नहीं, ये 90 डिग्री पे होगा, समझे नहीं समझे। और 90 के जस्ट सामने वाला तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, आप समझे, समझे कि नहीं समझे। तो अगर ये परपेंडिकुलर आप लगाओगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया, आर स्क्वायर। तो ये हमारी कौन सी एक्सिस थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर। कितनी आसान है यार। अब ऐसी आ जाती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए पेपर में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, समझ रहे हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, विच इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस क्या होना चाहिए बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, यू हैव एनी आइडिया, आई हैव नो आइडिया, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इसके अबाउट में क्या देखना चाह रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि इससे कितने डिस्टेंस दूरी पर है। बोलो जी क्लियर हो गए। और ये एक्सिस, ये मान लो ये किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर है, तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। आप समझ रहे हैं ना बात को, नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे। तो अगर मैं आपसे कहूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो आप कहोगे एम और एक्स प्लस डी का कितना, होल ऑफ स्क्वायर कितना, है ना। तो अगर मैं इसको लिखूं तो इसको कैसे लिखूंगा, एम, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी स्क्वायर, और ये हो गया 2x और कितना, तो आई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस कितना, और प्लस का 2mxd। आप ध्यान से देखो, दिस वैल्यू इज नेग्लेक्ट, आप समझ रहे हो। तो ये खुद सोचो 2mxd नेग्लेक्ट क्यों हुई, x और d इट्स अ वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस, जिसकी वजह से हमने इनका प्रोडक्ट क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। अरे खुद सोचो, x है 0.1 और d है हमारा 0.001, लेट सपोज अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा तो वो और छोटी वैल्यू आएगी, आएगी या नहीं आएगी, जिस वजह से मैंने इनको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। तो यानी कि आई इज इक्वल टू, ये हो गया एम एक्स स्क्वायर और इसको लिखते हैं आई डी। आप समझ रहे हो बात को। तो ग्रेविटी ऑन डेप्थ में बेटा क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करा, एक अर्थ बनाई जिसकी रेडियस आपने कितनी मान ली, आर। ऑब्वियस बात है, आप इसमें नीचे डेप्थ पे जा रहे हो तो डेप्थ पे कितना हो जाएगा, डी। तो यानी कि रिमेनिंग कितना बचेगा, आर माइनस डी। अब बेसिक फॉर्मूला सबको पता होता है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन कितना, आर स्क्वायर। तो जी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास सेम रहेगा बट ये जरूर हो जाएगा आर माइनस डी का। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, इस इक्वेशन को क्या मान लो, एच दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन, तो बच्चे जी डी अपॉन जी विच इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर माइनस डी का
मल्टीप्लाई करोगे आर स्क्वायर ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय कितना, जीएम से जीएम, जी डी ऐसी रहेगा, जी इधर रहेगा, आर स्क्वायर अपॉन, बेटा आर स्क्वायर से इसको डिवाइड करो, 1 अपॉन आर माइनस डी और अपॉन में इस पूरे का होल स्क्वायर। मतलब मैंने क्या करा, आर स्क्वायर से नीचे वाले में डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चा, तो अब जी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी 1 अपॉन आर अपॉन एंड डी अपॉन आर से आर। तो बच्चे कितना बचा हमारे पास डेप्थ की ग्रेविटी, जी डी इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 माइनस डी अपॉन आर और इस पूरे का, आप इसको ऊपर लेके चले जाओ तो जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर और इस पूरे की पावर, ये -2 आप लोग क्या कर दोगे पता है, नेग्लेक्ट। ठीक है, नेग्लेक्ट कर दोगे तो जी डी का फॉर्मूला आ जाएगा जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन, दिस इज द ग्रेविटी ऑन डेप्थ। नेग्लेक्ट करने का कारण क्या था वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि हाइट वाले में नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, जो मैं अगला डेरिवेशन अभी कराऊंगा। एक्चुअल में नेग्लेक्ट करने का कारण ही होता है क्योंकि डी की वैल्यू कभी भी आर से बड़ी नहीं हो सकती, विच इज इम्पॉसिबल बेटा। एक्चुअल में क्यों, क्योंकि डी आप जितना नीचे आते जाओ नीचे आते जाओ नीचे आते जाओ, मैक्सिमम आप आर के बराबर ही तो पहुंच सकते हो, आर के 0 तक ही पहुंच सकते हो, इससे नीचे थोड़ी आ जाओगे। और दैट्स व्हाई बच्चे हम ऐसा लिखते हैं 2D, तो ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, आर से बड़ी वैल्यू हो जाएगी जो कि इम्पॉसिबल है। दैट्स व्हाई हम लोग उस वैल्यू को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और ये चीज बेटा ना एक्चुअल में एक कंसेप्ट होता है हमारा मैथ्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। ये बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट से भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज है ग्रेविटी ऑन डेप्थ। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है ग्रेविटी ऑन या एट हाइट, जो लिखना चाहो, ऑन मत लिखना, एट हाइट। हाइट पर क्या होगा, यानी काला अच्छा ही लगता है। हाइट पे क्या होगा, ये अपनी कौन है, अर्थ, मातृभूमि। इसको क्या मान लिया, इससे लगभग कितने ऊपर, कितने मीटर ऊपर, लगभग यहां पे क्या रखा है एक, जिसका मास कितना है, अर्थ का मास कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, समझ गया मेरे बच्चे बात को। जी का फॉर्मूला कितना होता है, इक्वेशन, अगर मैं आपसे कहूं जी हाइट की बताओ तो कितनी, जी एम अपॉन आर प्लस एच का। तो बेटा जी एच इज इक्वल टू, नो, इस इक्वेशन को कौन सी मान लो, डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय, तो मुझे जी एच डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन इंटू आर स्क्वायर अपॉन, जनरल मिनिस्टर से जनरल मिनिस्टर, जी इधर आ गया, आर स्क्वायर अपॉन, ऑब्वियस बात है जी एच इज इक्वल टू जी, इसको अपॉन में ले आओ, आर अपॉन आर एंड एच अपॉन ये और ये, जी एच इज इक्वल टू जी 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर और इस पूरे का, इसको कहाँ लेके चले जाओ, तो जी एच की वैल्यू कितनी आ गई, विच इज जी, और 1 प्लस एच अपॉन आर और इस पूरे की पावर, इसे नेग्लेक्ट मत करना, इसमें ये जो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो -2h अपॉन कितना, यहाँ पे नेग्लेक्ट मैंने क्यों नहीं करा, क्योंकि आप अर्थ से ऊपर जा रहे हो, मतलब ये जो h की वैल्यू है ये एक कंडीशन हो सकती है कि कभी r से बड़ी हो जाए, समझ रहे हो ना बात को। इस वजह से हमने इस 2 को क्या कर लिया, अंदर की ओर खींच लिया। बोलो जी के लिए। तो ये बच्चा हमारे पास था ग्रेविटी एट हाइट पर, एंड दिस इज ग्रेविटी ऑन डेप्थ पर। बोलो जी क्लियर हो गई, दोनों आगे डेरिवेशन। ये आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे विच इज पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ, है ना। हम लोग निकाल लेते हैं बेटा कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ। अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वैसे तो अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर mgh ही होती है, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, वर्क से। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू कितना,
मतलब आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को अभी तो नॉर्मल वे में लिखो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम लोग कौन सा वर्क डन निकालेंगे, विच इज स्मॉल वर्क डन। ठीक है बेटा, जैसे ही आप बेटा स्मॉल वर्क डन निकालोगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू कितना हो गया, देख बोलो जी क्लियर। हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय कितना, मानोगे कि नहीं मानोगे, ये वाली वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय, और ये बोलो जी क्लियर। बच्चा अब हम लोग बोथ साइड क्या कर देंगे, बोथ साइड तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू जी एम एम, ये कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर इंटू में, इसमें क्या होता है ना, इसमें आप क्या कहते हो, नीचे से मतलब जीरो से इन्फिनिटी की तरफ जाते हो, मीन्स आप ये भी कह सकते हो आर से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो। किस तरफ जा रहे हो, आर से इन्फिनिटी की तरफ। आप आर से किस तरफ जा रहे हो, इन्फिनिटी की तरफ, या इन्फिनिटी से आर की तरफ। आर से इन्फिनिटी की तरफ तो जाता है आई थिंक रॉकेट, आर से इन्फिनिटी की तरफ जाता है रॉकेट, रॉकेट जाता है ना, लेकिन इन्फिनिटी से इधर की ओर आती है, वो निकालोगे आप लोग। ठीक है ना, तो यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या लेना होगा, इन्फिनिटी से कहां तक, याद रखना, गलती मत करना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, कोई बाहर से एक मेटेओर अर्थ की तरफ आ रहा होगा, आप समझ रहे हो ना, तो ऑब्वियस बात है वो इन्फिनिटी से किस तरफ आ रहा है, आर की तरफ, उसकी रेडियस की तरफ पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन एस्केप वेलोसिटी जब आप लोग निकालोगे तब क्या होगा कि कोई भी एक पार्टिकल अर्थ से जा रहा होगा किस तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। नहीं समझे अभी आप बात को, लिमिट याद रखना, गड़बड़ कर जाओगे वरना। ठीक है, हाँ तो बेटा जरा यहाँ पे देखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एम एम एक्स की पावर माइनस का 2 और ये एंड इंफिनिटी से कितना आर, बोलो जी क्लियर। तो बेटा अगर इसकी अपर लिमिट, ये तो छोड़ो, वर्क का तो वर्क ही होता है, तो छोड़ो बात को, जी एम एम इसका हो जाएगा एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 एंड इंफिनिटी से कितना, पोटेंशियल एनर्जी में इंफिनिटी से आर की तरफ आ रहा होगा पार्टिकल, वर्क इज इक्वल टू जी एम एम, ये हो जाएगा एक्स की पावर कितना बेटा, -1 अपॉन में -1 एंड इंफिनिटी से लेके कितना, बाबूजी वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम एम -1 अपॉन और इंफिनिटी से लेके अपर लिमिट रखो, विच इज अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस का लोअर लिमिट 1 अपॉन इंफिनिटी, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस का जी एम एम अपॉन में कितना, ये जो है वो हमारा काय में कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, तो U इज इक्वल टू माइनस का जी एम एम डिवाइडेड बाय कितना, दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ। समझ गए आप बात को, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी अर्थ। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये, पक्का इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है डेरिवेशन। ठीक है, उसके बाद बेटा डेरिवेशन की हम लोग बात कर लेते हैं, वो आ जाता है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। पहले समझ लेते हैं क्या होती है। देखो एस्केप वेलोसिटी को VE से दिखाते हैं, एक ऐसी मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी किसी एक ऑब्जेक्ट के पास जिसकी वजह से वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर पाए। आप समझ रहे हो ना बात को, ये वही वाली बात हो गई। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जो कि किसकी है, अर्थ की, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है और ये हमारे पास एयर है। यहाँ पे एक रॉकेट आपने बनाया है, जिस रॉकेट को आपको भेजना है इसके बाहर, है ना, तो इस रॉकेट के पास मिनिमम क्या वेलोसिटी दी जाए कि वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर पाए, मिनिमम नॉट मैक्सिमम। ठीक है, तो वो हमारी इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। उस वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो, क्लियर हो गई ये चीज। डेरिवेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है, 1% भी चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा लिमिट का चेंज है, उसको आपको स्विच कर देना है। ठीक है, कैसे, अब वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो जरा, देखो सबसे पहले वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, तो ये हो जाएगा छोटा वर्क डन, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इनटू, तो आपको पता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में कितना, इनटू में, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू जी एम एम इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम एक्स की पावर -2 dx। ये जाएगा कहाँ से, आर से, समझ गया ना बात को, ये आर से कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो डी डब्ल्यू का कितना होता है, डब्ल्यू जी एम एम
एक्स की पावर -2 प्लस एंड आर से क्या होगा बेटा, W इज इक्वल्स टू GMM एक्स की पावर -1 एंड आर से लेकर इंफिनिटी। तो W इज इक्वल्स टू GMM माइनस का 1/x आर से लेकर इंफिनिटी। W इज इक्वल्स टू GMM -1/इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस का 1/r 1/इंफिनिटी कितना हो गया, तो विच इज GMM 1/ कितना, समझ गया ना। अब यार रॉकेट के पास एक खुद की एनर्जी होगी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑब्वियस बात है यार, वो जिस एनर्जी से मूव कर रहा होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। किसमें 1/2 m v², इसके लिए क्या होगा ve²। तो GMM अपॉन में m से m मर गया, तो हमारे पास कितना आया जरा ध्यान से देखो, विच इज ve का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन में कितना, ऑब्वियस बात है हम जानते हैं gm इज इक्वल टू gr²। क्या जानते हैं, कैसे वो बता दूं, g इज इक्वल टू gm अपॉन कितना, तो आप उसको इधर ले जाओ, तो यानी कि ve कितना आ गया, विच इज 2gr² अपॉन r से r। तो ve इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज दी एस्केप। समझ गया बेटा बात को, नहीं समझ पाए, क्लियर हो गया डेरिवेशन, पक्का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा जो आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या कहता है जरा वो समझ लो। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी की अगर आप बात करते हैं, इसको हम VO से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, ये वो वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से कोई भी एक सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर क्या कर पाता है, रिवॉल्व कर पाता है, ठीक है ना। उसकी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, तो मान लो ये हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर एक इस तरीके का सर्कुलर पाथ बना हुआ है, जहां पे आपका जो सैटेलाइट है वो क्या कर पा रहा है, मूव कर पा रहा है। क्लियर हो गई। अब ऑब्वियस बात है जब एक सैटेलाइट आगे की तरफ मूव करेगा, तो ऑब्वियस बात है उसके पास एक खुद की वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी को आप क्या बोलोगे, ये वेलोसिटी बगैर किसी सेंट्रिपिटल फोर्स के आ ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब तक सेंट्रिपिटल फोर्स इसको उसकी ओर नहीं खींचेगा तब तक ये एक्सेस पे रोटेट नहीं कर पाएगा। लेट सपोज ये इससे कितनी डिस्टेंस ऊपर है, ये मान लो h डिस्टेंस ऊपर है। बोलो जी, क्लियर हो गया। हमारी अर्थ की रेडियस कितनी होती है, हमारे अर्थ की रेडियस r होती है, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, विच इज r + h हो गया। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा, है ना। अगर मुझे सैटेलाइट को इसी एक्सिस पर कॉन्टिन्यूअसली क्या कराना है, रोटेट कराना है, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के कैसा करना होगा। अगर ऐसा होगा तब तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज तो ये सैटेलाइट हवा में कहां उड़ जाएगा तुमको पता भी नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो उसके बाद अगर हम देखें सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज mv² अपॉन में कितना r, तो r प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हमारे पास GMM अपॉन r + h, और इस पूरे का m से m r + h से r + h v² इज इक्वल टू GM अपॉन, और v इज इक्वल टू, इसे ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल लो, अंडर रूट के अंदर GM अपॉन। अब मैं ऐसा बस मानते हुए चलूंगा कि r इज वेरी 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 ग्रेटर देन, तो h को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी विच इज इक्वल टू GM अपॉन कितना r, और GM की जगह आप लोग रख सकते हो GR² अपॉन r, r से r, अंडर रूट के अंदर कौन बचा, समझे। तो ये हमारी कौन सी वेलोसिटी हो गई। देखो न्यूमेरिकल में ऐसा मत करना कि इस h को आप नेग्लेक्ट कर दो, न्यूमेरिकल में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल में ये वैल्यू आपको दी होगी, तो आपको फॉर्मूला ये वाला लगाना है, GM अपॉन कितना r + h। हाँ ये याद रखना है यार, कि कह देना भैया ने ऐसा कर दिया था कि r h उड़ा दिया, इतना भी नेग्लेक्ट नहीं करना होता है।
वो बस न्यूमेरिकल की वैल्यू को एक वैल्यू में रिलेशन निकालने के लिए हमने ऐसा करा है। वो रिलेशन होता है तुम्हारा v नॉट और ve के बीच। आपको पता है ना एस्केप वेलोसिटी कितनी आई थी, अंडर रूट। तो एस्केप वेलोसिटी को हम ये लिख सकते हैं √2 इंटू और √gr हमारी कितनी आई, समझ रहे हो ना बात को। तो अगर टीचर आपसे कहता है ve और vo में क्या रिलेशन है, तो √2 अपॉन, तो अगर मैं आपसे कहता हूं ve रेशियो vo कितना आएगा, तो √2 रेशियो, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। समझ रहे हो आप बात को। एक रिलेशन और भी मिल सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। वो रिलेशन कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपसे वो ये कह देता है कि जो ग्रेविटी डेप्थ की है और हाइट की है वो दोनों एक दूसरे के कैसी हैं, इक्वल, तो आपको फॉर्मूला पता होता है G इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन कितना, ये होता है G इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन कितना, G से G मर गया, 1 से 1 मर गया, R से R मर गया, माइनस से माइनस मर गया, तो D बराबर कितना बचा, समझे बात को। तो अगर मैं आपसे कहता हूं D अपॉन H की वैल्यू लिखो, तो 2 अपॉन कितना आ गया। तो अगर मैं आपसे कहता हूं D रेशियो H की वैल्यू बताओ, तो 2 रेशियो कितनी आ गई, या फिर H रेशियो D बताओ तो 1 रेशियो कितना आ गया। यहां भी ऐसा हो सकता है ऑर्बिटल वेलोसिटी पहले लिख दे, एस्केप वेलोसिटी बाद में लिख दे, तो 1 रेशियो कितना आ गया। नहीं समझे, समझ गए। ये तो था इसका बेसिक सारा, मतलब जो डेरिवेशन टाइप था। कैपलर्स के लॉज आ जाते हैं, उनका डेरिवेशन तो नहीं है, बट हाँ उनके फॉर्मूले जरूर, वो कॉन्सेप्ट जरूर है, वो मैं तुम लोग को थोड़ा बता देता हूं। कैपलर लॉस की अगर आप बात करते हो, कैपलर लॉस के अंदर अगर हम मुद्दे की बात करें, तो कैपलर लॉज में पहला लॉ यही कह देता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, द रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, द रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स व्हाट बच्चा, कांस्टेंट। आधे से ज्यादा बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ा होगा, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, सही है, और मे बी उसके 2 एक्सिस हैं और उसके 2 फोकस हैं, क्लियर हो गई। तो सबसे पहली चीज, जो आपका प्लेनेट होगा वो रिवॉल्व करेगा अराउंड दी इलिप्टिकल ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। एंड जो आपका सन होगा वो इन दोनों फोकाई में से किसी एक पर क्या करेगा, लाई करेगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ। कहना भैया तो इससे क्या तात्पर्य है, अरे क्यों तात्पर्य नहीं है भाई, वो किसी भी ऑर्बिट में घूमे, जब वो सर्कुलर घूम रहा है तो ऑब्वियस बात है वहां पर एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो समय के साथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट का मीन्स होता है समय के साथ एंगुलर मोमेंटम में जो भी बदलाव रहेगा वो थ्रू आउट द वन सर्कुलर, क्या है ये, मोशन है ना, उसमें जो है वो कैसा रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। आप समझ गए बात को। तो ये होता है हमारा कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। अच्छा, सेकंड लॉ में क्या कहता है, सेकंड लॉ में अगर आप ध्यान से सुनो, तो जो छोटे क्लास का है पहले वो सुन लो। जो एरिया इसने यहां से लेकर यहां तक स्वेप्ट किया होगा, और जो एरिया इसने यहां से लेकर यहां तक स्वेप्ट किया होगा, जब वो पास था और जब वो दूर था, इसको बोलते हैं नियरेस्ट पोजीशन, इसको बोलते हैं फारदेस्ट पोजीशन। शायद इनमें से दूर वाले को पेरीहेलियन बोलते हैं, पास वाले को एम्फीहेलियन बोलते हैं, बाकी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये पोजीशन के नाम होते हैं। तो एक्चुअल में इनके हिसाब से, केपलर के हिसाब से ये स्टेटमेंट था कि ये जो एरिया है ना, ये जितना भी स्वेप्ट हो रहा है, ये एरिया न्यूमेरिकली इक्वल होगा। कैसा होगा, इक्वल। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक जो एरिया स्वेप्ट हुआ होगा और जो यहां से लेकर यहां तक एरिया स्वेप्ट हुआ होगा, वो आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। ये मजे की बात बोली इन्होंने, समझे। अब 11th क्या कहता है, 11th ये कहता है जो एरियल वेलोसिटी होती है, द रेट ऑफ चेंज इन एरियल वेलोसिटी रीमेन्स, समझे, एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। एरियल वेलोसिटी उसको कहते हैं। एरिया को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दो तो उसको एरियल वेलोसिटी बोला जाता है। द एरियल वेलोसिटी
द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ एरियल वेलोसिटी रीमेन्स व्हाट बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ। ठीक है। नंबर थर्ड, जो क्यूब मीन डिस्टेंस होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। ये जो प्लेनेट का सन से डिस्टेंस है इसका क्यूब मीन, क्यूब मतलब इसका 3 घात, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड के, टाइम पीरियड के स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग पहला, तीसरा, दूसरा और पहला नियम। ये केपलर के लिए क्लियर हो गया? नहीं समझ में आए? आगे पहली बुक के तो ये है रिलेशन। अच्छा, ये कुछ रिलेशन छोटे छोटे से रोटेशनल में और हैं, जैसे आई, जैसे अल्फा में और ओमेगा में रिलेशन, उसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। और एक है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम में रिलेशन, और ऐसे करके कुछ रिलेशंस हैं, वो मैं प्रूफ करा देता हूं तुम लोगों को। ठीक है बेटा, कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लो एक बार। रिलेशन बिटवीन MOI एंड द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम देख लो बेटा एक बार। ठीक है, ये है रिलेशन बिटवीन MOI एंड द एंगुलर मोमेंटम। मतलब MOI मतलब आप लोग को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर, एंड मेरे बच्चे एंगुलर मोमेंटम होता है L, और बराबर L की जगह हम लोग लिख सकते हैं mvr। कितना लिख सकते हैं? प्लीज मेरे बच्चे ये चीज याद रखना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, बहुत सिंपल सा रिलेशन है। अगर मैं आपको बोलूं विच इज v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। कितना होता है? r ओमेगा। ये रिलेशन बेटा हमेशा याद रखा करो। इसका मतलब क्या होता है पहले जरा वो समझ लो बेटा। v4 होती है लीनियर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? लेकिन अगर आप बात करोगे ओमेगा की बेटा, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, याद रखो बेटा ये चीज। ठीक है, एक होती है लीनियर वेलोसिटी, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी, इनके बीच रिलेशन होता है v बराबर r ओमेगा। अब हम लोग जानते हैं L कितना होता है। L होता है हमारे पास mvr, v की जगह कितना है? r ओमेगा, और ये तो L इज इक्वल टू m r स्क्वायर इंटू में कितना हो गया? अगर मैं आपसे कहूं टोटल मोमेंटम निकालें तो टोटल मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, L बराबर L1 L2 L3 डैश Ln। तो बेटा L की वैल्यू विच इज m1 r1 स्क्वायर ओमेगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डैश mn rn स्क्वायर, और इनटू में ओमेगा बेटा पूरे में से कहाँ आ जाएगा? m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश mn rn स्क्वायर, और बाहर कौन आ गया? ओमेगा। बेटा ध्यान से देखो, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दिस इज समीशन ऑफ mr स्क्वायर, यही तो बना। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जरा बताओ? दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फॉर्मूला क्या आ गया? L बराबर I ओमेगा। दिस इज दी फॉर्मूला। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन कर लो, अच्छा है ये। ठीक है, मे भी आ सकता है इसके बीच रिलेशन। नेक्स्ट मेरे बच्चे हम लोग दूसरा कर लेते हैं, वो होता है हम लोग के पास MOI और, तो बेटा रिलेशन है टॉर्क और MOI के बीच में, जहां पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए टॉर्क का फॉर्मूला विच इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड बच्चे एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, A बराबर R और इनटू में अल्फा। ये यार चीजें याद रखो बेटा, ठीक है, वरना दिक्कत में आओगे। A बराबर R अल्फा। अब बच्चे हम लोग को पता होता है F बराबर MA, तो विच इज F इज इक्वल टू M की जगह तो M है A की जगह, तो F इज इक्वल टू कितना आ गया? MR। बेटा दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन, तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो गया? F की जगह MR अल्फा इनटू में, तो टाउ इज इक्वल टू MR स्क्वायर इनटू में कितना? अब आपसे पूछे अगर कोई टाउ टोटल निकालो तो विच इज एंड सो ऑन कहां तक, तो टाउ की वैल्यू कितनी आई? M1 R1 स्क्वायर अल्फा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा,
एंड एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा। कौन कॉमन आ जाएगा? m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डेड डेड डैश कहां तक mn rn स्क्वायर। ये क्या बन गया हम लोग के पास? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये रिलेशन आ गया आपका टाउ और अल्फा के बीच। टाउ मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, और जो तुम्हारा अल्फा होता है वो तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, और आई जो होता है उसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, ये रिलेशन है छोटे लेकिन सच्ची बता रहे हैं हम तुमको, इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकते हैं ये 3 मार्क्स में आ सकते हैं। कोई एक रिलेशन तो आ सकता है, इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था इसलिए मैंने तुम लोग को करा दिया। बाकी किताब एक बार तुम लोग चेक कर लेना यार, घर पे तुम लोग के पास हो तो, शायद तुम लोग लेके गए हो यार, मेरे को याद ना हो शायद। बाकी मैं एक बार रिया से पूछ लूंगा, शायद रिया के पास ना हो।